Hello everyone, I am your social science educator, welcomes you back on the platform Magnet Brains. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ चैप्टर, जो होने वाला है द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। मतलब एक ऐसा चैप्टर जिसमें हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में जो ब्रिटिशर्स हमारे यहां पर आए थे उन्होंने कैसे कॉलोनीज फॉर्म करी, किस तरीके से वो पॉलिटिकल सिनेरियो में और एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो में अपना रोल प्ले करने लगे, और इसी के साथ साथ कैसे उनने इंडिया की वेल्थ को यहां से ड्रेन कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पर। आपको चैप्टर की ही शुरुआत में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिखने वाला है, जो एक्चुअल में एक ब्रिटिश फिलोसफर विलियम डिग्बी के द्वारा ही यहां पर दिया गया है 1901 में। यहां पर विलियम डिग्बी आपको बता रहे हैं कि देखिए, द कॉलोनियल एरा इन इंडिया में नियरली 2 centuries ago the early Britons in Bengal and the sister presidencies regarded the land and the people as fair game for plunder। एक्चुअल में विलियम डिग्बी यहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि जैसे आपने देखा कि 1600s था, उसमें ब्रिटिशर इंडिया में आ गए और उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे करके कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले बंगाल वाले रीजन को कैप्चर करा, वहां पर वो टैक्सेस लेने लगे, वहां पर अपने हिसाब से यहां पर काम करने लगे, जबकि वो आए थे सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। पर वो यहां इंडिया की जो वेल्थ थी उसे प्लंडर करना उन्होंने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ में उसके पास की जो बाकी प्रेसिडेंसीज थी, सेम चीजें वहां पर भी की जा रही थी, जैसे कि मद्रास, जैसे कि बॉम्बे, मतलब उसकी सिस्टर प्रेसिडेंसीज। अब इसके बाद में क्या होता है? पहले तो जो ब्रिटिशर थे वो एज अ बिजनेस पर्सन आए थे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर की तरह और ट्रेड करने के लिए। पर धीरे धीरे आप देखेंगे अंडर द लेटर ब्रिटॉन्स and as administrator the plunder is proceeding far more outrageously today than at presiding period। मतलब कि जब ये 1901 में लिख रहे हैं तो ये यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि अभी भी 1901 में जो इंडिया है वो ब्रिटिशर्स के पास ही है, मतलब उनकी ही एक कॉलोनी यहां पर अभी भी दिखाई दे रही है। तो तब वो बता रहे हैं कि उसके बाद में जब दूसरी बार ब्रिटॉन्स आते हैं, मतलब आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं और वो और ज्यादा आउटरीजियसली क्या करते हैं? इंडिया को लूटना चालू कर देते हैं। यहां पर और ज्यादा हीनियस तरीके से एक्चुअल में क्या करते हैं? यहां पर इंडिया को प्लंडर करते हैं। मॉडर्न इंग्लैंड हैज बीन मेड ग्रेट बाय इंडियन वेल्थ। साथ ही साथ में यहां पर यह भी बताते हैं कि जो एक्चुअल में आपको मॉडर्न इंग्लैंड दिखाई दे रहा है वो बना तो इंडिया की वेल्थ से ही है। मतलब इन्होंने यहां इंडिया से बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा करी और उसे ड्रेन करके कहां पर ले गए? इंग्लैंड में ले गए। वेल्थ ऑलवेज टेकन बाय द माइट एंड स्किल ऑफ द स्ट्रॉन्गर। मतलब वेल्थ जो है हमेशा उसी के द्वारा ली जाती है या फिर उसी के पास होती है एक्चुअल में जो बहुत ज्यादा माइट होता है और बहुत ज्यादा स्किल्ड होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है विलियम डिग्बी का, ये 1901 में दे रहे हैं और ये इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया को प्लंडर करा था। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कैसे कॉलोनियल एरा जो है उसके क्या क्या इंपैक्ट रहे हैं इंडिया पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर यहां पर एक्चुअल में मिलने वाले हैं और क्या क्या हमें यहां पर पढ़ना होगा। सबसे पहले व्हाट इज कॉलोनियलिज्म। सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि कॉलोनियलिज्म होता क्या है एक्चुअल में, किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे और कहा जाता है कि कॉलोनीज बनाई थी। ये कॉलोनीज क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहीं पर मिलने वाला है इस चैप्टर में। साथ ही साथ में व्हाट ड्रू यूरोपियन पावर्स टू इंडिया। ऐसे क्या रीजंस थे एक्चुअल में जिसके कारण यूरोपियंस इतने अट्रैक्ट हो गए इंडिया आने के लिए और वो कंटिन्यूअसली इतने लंबे समय तक इंडिया में बने भी रहे, लगभग 200 सेंचुरीज तक। इवन 1498 में ही वास्को डी गामा सबसे पहली बार आ गए थे और ये लोग तो 1947 तक यहां पर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि ऐसा क्या रीजन होगा ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें इस चैप्टर में पता लग जाने वाला है। व्हाट वाज इंडियाज इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। मतलब इंडिया जो है वो एक्चुअल में इनके आने से पहले, इन यूरोपियंस के आने से पहले इंडिया में कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन थी और कैसे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो यहां पर दिखाई देता था, और साथ ही साथ में जब कॉलोनियलिज्म आ गया तब क्या सिचुएशंस में चेंजेस आए, इन सारी चीजों को यहां पर देखना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डिड द ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन ऑफ इंडिया इंपैक्ट द कंट्री। मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन इंडिया में दिखाई दे रहा था उसने इंडिया पर क्या क्या इंपैक्ट डाले, ये सारी चीजों के जो आंसर है वो हमें इसी चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत ही वास्ट चैप्टर आप इसे मान सकते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारे डायमेंशंस कवर होने वाले हैं। अब हम यहां कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म कि एक्चुअल में क्या हुआ था, किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए थे और कैसे उन्होंने कॉलोनीज को फॉर्म करना चालू करा था। सबसे पहले हम इस चीज पर चर्चा करेंगे। देन हम देखेंगे यूरोपियंस इन इंडिया में, फिर उसके बाद में हम जाएंगे एंटर द ब्रिटिश। मतलब यूरोपियंस इन इंडिया की अगर हम बात करें तो यहां पर हम पढ़ पाएंगे फ्रेंच के बारे में भी, साथ ही साथ में डचेस के बारे में भी, और साथ ही साथ में फिर हम बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से एंटर होते हैं और ब्रिटिशर्स एंटर होने के बाद में कैसे इंडिया को पैराडाइज से हेल में कन्वर्ट कर देने वाले हैं। मतलब किस तरीके से ये स्वर्ग से नरक में बदल जाने वाला है, इस पूरी यात्रा को हम यहां पर समझने वाले हैं। साथ ही साथ में क्या क्या बदलाव आ गए हैं इंडिया के लैंडस्केप में इन ब्रिटिशर्स के कॉलोनाइजेशन के कारण। और फिर हम देखेंगे ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857, मतलब 1857 फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बारे में हम यहां पर समझने वाले हैं कि यहां पर किस तरीके से किस किस लीडर ने क्या क्या रोल प्ले करे थे और कैसे कैसे इंडिया का पहला रिवॉल्ट बन जाता है, पहला रिवॉल्ट फॉर इंडिपेंडेंस बन जाता है 1857 का रिबेलियन। तो ये सारी चीजें बच्चों हमें यहां पर कवर करनी है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं तो ध्यान दें कि हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले क्या चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम समझेंगे कि चैप्टर में क्या क्या चीजें होने वाली है। साथ ही आपको यहां पर मिलने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, आपको यहां पर मिलेंगे बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ में आपको यहां पर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और साथ ही साथ में रिवीजन करने के लिए हमेशा की तरह अपना एक वन शॉट रिवीजन वीडियो भी। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजों को कवर करना तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऐप पर, या फिर आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। यहां पर मिल जाएंगे आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी हाई क्वालिटी में 100% फ्री। और अगर आप चाहते हैं ई नोट्स और ई बुक्स तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।